सभी आर्य बंधुओं को हमारा आर्य प्रणाम। आप सभी को एक बार पुनः विसर्ग संधि की दुनिया में आप सबको ले चलते हैं। आइए आज हम सभी दो सूत्र को पढ़ेंगे। एक का नाम है खरवसानयोर विसर्जनीया, दूसरे का नाम है ससल सोडु। तो आइए खरवसानयोः विसर्जनीया। खरवसानयोः विसर्जनीया, यह सूत्र हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब भी अवसान होता है किसी भी वर्ण का तो फिर अवसान क्या होता है? विरामोवसानम। जब उसकी अंत अवस्था होती है उसे अवसान अवस्था कहते हैं किसी भी वर्ण की। तो यदि आप देखिए, समझिए, खरवसानयोः विसर्जनीयः, विसर्जनीयः का क्या हो जाता है? ये जो विसर्जनीय हो जाता है, ये र परे रहते र का, इस र का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखेंगे। देखिए, ये खर कहता है खर प्रत्याहार के परे रहते, रेफान्तस्य पदस्य खरि परतो अवसाने च विसर्जनीय आदेशो भवति। विसर्जनीय आदेश हो जाता है किसको? इस र को, इस र को विसर्ग हो जाता है। इसी को कहते हैं विसर्ग भाव संधि। यह हिंदी व्याकरण के लिए भी और संस्कृत व्याकरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप सबों को मन लगा करके समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आइए, इसमें होता क्या है? खर होता क्या है? खर प्रत्याहार है। खर में ख फ छ ठ थ, ये इस तरह से आप याद करेंगे तो ये याद करना पॉसिबल आपके लिए नहीं है। इसलिए हमने एक आपका शॉर्ट कट ट्रिक बताया कि किसी भी वर्ग का यह पहला, देखिए पहला ये है क, दूसरा च, ट, त, प, कु चु टू तु पु, है ना? कु चु टू तु पु, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा। देखिए ख फ छ ठ थ, दूसरा किसी वर्ग का पहला या दूसरा, और ये श स हो तो क्या होता है? वर्ण का अवसान हो। वर्ण का अवसान मतलब इसका ये अंतिम, ये जो ये अवसान है, ये तो इसका क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यह आशा करते हैं अब उदाहरणों से आप समझने का प्रयास करेंगे। अंतर जमा कर्णम, अंतः कर्णम, यहाँ पर क्या हो रहा है? विसर्ग का, र का विसर्ग हो जा रहा है, अवसान का विसर्ग हो जा रहा है। वर्ण का अवसान हो रहा है, विसर्ग हो जाएगा। प्रातः पठति, प्रातः पठति, पुनर्खादति, पुनः खादति। इस तरह से आपने देखा, समझा। खरवसानयोः विसर्जनीया। अब यहाँ पर भी ये संधि हो जाएगा, ये विसर्ग है ना, तो खरवसानयोर विसर्जनीया, खरवसानयोर विसर्जनीया। यहाँ पर विसर्ग का लुप्त हो गया, है ना? तो ये क्यों हो गया भाई? तो ये सूत्र आगे कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, बाद में कोई स्वर हो, या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, तो क्या हो जाता है? विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, नि जमा जलम, निर्जलम, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये मैंने क्या बताया? विसर्ग के पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है ना, विसर्ग से पहले न है, न का ई है, न में ई मिला हुआ है। देखिए न जमा ई, तो क्या हो गया? न जमा ई, ये मिला हुआ है ना, तो यहाँ पर न विसर्ग जो है, विसर्ग से पहले क्या है? ई है, ई है ना। तो यही कहता है कि अ या आ को छोड़ करके, अ या आ नहीं है, ई है, अ या आ को छोड़ करके, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर वर्ण हो रहे, और बाद में
यदि किसी भी वर्ग कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो, ठीक है, बाद में कोई स्वर हो, और या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है। तीसरा हो गया क ख ग हो गया, तीसरा क्या हो गया च छ ज हो गया, और च छ ज झ हो गया, ठीक है, चौथा हो गया। तो ये पांचवा वर्ण जितने भी हो गया, इ हो गया, हो गया, अन्न हो गया, तो ये पांचवा वर्ण होता है, ठीक है। तो ये तीसरा चौथा पांचवा याद रखेंगे, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा हो, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा हो या कोई दूसरा स्वर हो, तो क्या होता है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, ड़ बन जाता है। तो निर्जलम, क्या हो जाएगा, निर्जलम, ठीक है। निर्जलम क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़ करके कोई भी दूसरा वर्ण हो, दूसरा स्वर वर्ण हो, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी वर्ण रहे, और उसके बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो या फिर कोई दूसरा स्वर वर्ण हो, तो क्या होता है, इस विसर्ग का र हो जाता है। तो निर्जलम, निर्झरः, देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ण है, च छ ज, तीसरा वर्ण है, च छ ज झ है, ये देखिए चौथा वर्ण है, च छ ज झ है, चौथा वर्ण है, क ख ग, ये तीसरा वर्ण है, दुर्गंध, दुर्गंध। तो यह जो है ये हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त होता है, और हिंदी पढ़ाने वाले लोग इनका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ संस्कृत में जब हम बात करते हैं तो ससुरु प्रयोग करते हैं, ये सूत्र बताते हुए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं इस तरह से। तो ये ससुरु ये कहता है सकारस्य पदान्तस्य सजुष इत्येतस्य च रुत्व भवति। तो रुत्व भवति, तो रुत्व जब होता है तो देखिए इसको कैसे होता है, पदांत, पद के अंत स का, है ना, और सजुष के स का रुत्व हो जाता है, सजुष के इस स का रुत्व हो जाता है, और ये स का भी रुत्व हो जाता है। कब हो जाता है वो हम देखेंगे। इस रुत्व को उ का रुत्व में जो रू हो जाता है, जब रू होगा, रू से रू होगा, तो क्या हो जाता है, रू के उ का लोप हो जाता है, उपदेश जनांशिक इत से। वो आपको भी नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में वो सब नहीं है, तो आप इसको देखेंगे, ध्यान देंगे। बस इतना ही याद रखना है कि रू के उ का लोप हो जाता है, रू के उ का लोप हो जाता है, तो र बच जाता है। तो अब इसको स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए, किसी पद के अंत में रहने वाला स भी रू बनकर अंत में र रह जाता है, और उसका विसर्ग हो जाता है, ठीक है। जैसे विसर्ग हो जाता है, विसर्ग करने का सूत्र यही है, मुख्य सूत्र जो विसर्ग करने का है, खरवसाने और विसर्जनीय है। तो जब जैसे ही उच्चे स है, स और इसका स का र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ससुर से रुत्व हो गया, और रुत्व जब हो गया तो ये खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है। यह विसर्ग संधि का मुख्य सूत्र है, इसे आप सभी को अवश्य जानना चाहिए। इसके ज्ञान के अभाव में विसर्ग संधि आपका अधूरा रह जाएगा। अतः इसको भली भांति समझेंगे और उदाहरणों को अभ्यास करके इसे समझने का प्रयत्न करेंगे।
धन्यवाद। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन दूसरे संधि को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।